गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में बात किसकी की थी, क्या पढ़ रहे थे हम? स्थानीय पवनी। अच्छे से पढ़ना उसको, कोई भी प्रॉब्लम आए मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, उन दोनों को साथ रखते हुए पढ़ना, ठीक है। आज हम बात करेंगे रेनफॉल, या दूसरा हम कह सकते हैं वर्षा। वर्षा को क्या बोलते हैं? रेनफॉल। देखिए क्या होती है वर्षा। वैसे तो आप सभी जानते हैं, जो आकाश से जो बूंदें गिरती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्षा कहते हैं। लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में हम उसको वर्षा नहीं। देखिए क्या होती है, जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है, ऊपर उठेगी वायु तो क्या हो जाएगी? ठंडी होगी। ठंडी होने से क्या होगा? संघनन होगा। ठंडी होने से क्या होगा? संघनन होगा। और संघनन होने से जल के कण पैदा होते हैं, और वो जल के कण क्या करते हैं? जो धूल कण होते हैं उनके चारों तरफ लटक जाते हैं, चारों तरफ चिपक जाते हैं, और धूल कण के चारों तरफ चिपक कर वायु में ही तैरने लगते हैं। और कुछ समय पश्चात जब क्या होता है, जल कणों की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रखने में असमर्थ हो जाता है, तो जो जल के कण हैं वो धरातल पर वर्षा की बूंदों के रूप में गिर जाते हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, ठीक है। कह सकते हैं कि आर्द्र वायु होती है, जब ऊपर उठती है, ऊपर उठने से क्या होता है? वायु ठंडी होती है। ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। वायु ठंडी होगी, ठंडी होने से क्या होगा? संघनन होगा, और संघनन होने पर जल के कण पैदा होते हैं, और जो जल के कण पैदा होते हैं वो जो धूलकण होते हैं उसके चारों तरफ चिपक जाते हैं और वायुमंडल में ही तैरने लगते हैं। जब जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वह वायुमंडल में लटकने में असमर्थ हो जाते हैं, तब उस समय जो जलकण होते हैं धरातल पर वर्षा की बूंदों के रूप में गिरते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। संघनन क्या होता है? जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं जो जल के कण हैं वो आपस में क्या होता है? उनमें संघनन होता है, और छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं, और उसके माध्यम से एक बड़ी जो बूंद है उसका आकार बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो जल की बूंदें हैं या जो वर्षा में जो बूंदें गिरती हैं उनका आकार एक जैसा नहीं पाया जाता है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। उसका कारण क्या होता है? जिसको जितना जल मिल प्राप्त हो जाता है उस बूंद का आकार उतना ही अधिक बड़ा हो जाता है। आपने देखो कि जब वर्षा होती है तो बूंदें जो होती हैं सेम आकार की नहीं होती है, आकार में अंतर पाया जाता है, कोई छोटी बड़ी कोई और बड़ी। तो उसका कारण क्या होता है? जिसको अधिक जल प्राप्त होता है वह बड़ी बूंद का रूप धारण कर लेती है, और जिसको कम जल प्राप्त होता है वह छोटी बूंद के रूप में पाई जाती है। अब बात आती है कि किस स्थान में होने वाली जो वर्षा होती है उसको कौन कौन से कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कि वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो हम बात करेंगे वायुमंडल में प्रभावित करने वाले कारक। किन की बात करेंगे? प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट बात करते हैं। देखिए, जितनी अधिक आर्द्रता की मात्रा होगी, जलवाष्प की मात्रा होगी, उतनी ही वर्षा अधिक होती है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो वर्षा के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? वायु में जलवाष्प की मात्रा। वायु में जलवाष्प की मात्रा, ये साथ साथ लिखते जाना। देखिए, वायु में जलवाष्प की मात्रा कि कह सकते हैं कि वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से क्या है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा। इसमें क्या होता है? वायु में जब जलवाष्प की मात्रा होगी तभी क्या होगी? वर्षा होगी। अगर वायु शुष्क होगी तो क्या वर्षा होगी? नहीं होगी। तो वर्षा होने के लिए क्या जरूरी है कि जो वायु है उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है? आर्द्रता कह सकते हैं कि जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वर्षा अधिक हो जाएगी, जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो वर्षा क्या होगी? कम होगी। तो जो जलवाष्प है वो क्या करता है? वर्षा को प्रभावित करता है।
कि जितना अधिक वाष्पीकरण होगा, जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी, उतनी अधिक वर्षा अधिक होगी, और जो पवन शुष्क होगी तो वर्षा उतनी ही कम होगी। आर्द्रता जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और जैसे ही उसमें आर्द्रता में कमी आती है या जलवाष्प में कमी आती है, वैसे ही वर्षा की मात्रा में भी कमी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर जल की कमी पाई जाती है, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जल की कमी है, जब जलवाष्प ही नहीं होंगे तो क्या वर्षा होगी? यही एक कारण है कि इन क्षेत्रों में वर्षा कम पाई जाती है। वनस्पति और वर्षा का भी सीधा संबंध पाया जाता है। क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? वाष्पीकरण, अगर कोणधारी वनों की भी हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो भूमिगत जल को लेकर क्या कर देते हैं, उसका वाष्पीकरण कर देते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता छोड़ने का कार्य करते हैं। और जैसे ही वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी तो आर्द्रता अधिक होगी तो क्या होगा, जैसे ही वायु ऊपर जाएगी संघनन होगा तो वर्षा होगी। तो वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है तो वर्षा पाई जाती है। अगर मौसम शुष्क है या मरुस्थलीय दशाएं हैं तो वर्षा की मात्रा भी न के बराबर पाई जाती है या बहुत कम मात्रा में वर्षा पाई जाती है। सेकंड बात करते हैं समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, देखिए हमारी जो वर्षा होती है, या कह सकते हैं कि जल प्राप्त या जलवाष्प हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, समुद्र से प्राप्त होंगे। तो समुद्र से जो दूरी होती है वो भी वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य है। क्यों है कि अगर समुद्र आसपास है तो जो वायु होती है उसको आर्द्रता मिल जाती है। अगर आसपास कोई जलीय क्षेत्र नहीं है तो वायु में आर्द्रता की मात्रा न के बराबर पाई जाती है, और जितनी अधिक समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वर्षा की मात्रा में भी कमी आती जाती है। आपने भारत की अगर बात करें, किसकी, अरब सागर की, जो हमारी मानसून पवनें हैं वो क्या करती हैं, इस अरब सागर से जाती हैं। अरब सागर से जाती हैं तो पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा करती हैं। कह सकते हैं कि हम काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या करती हैं, यहाँ वर्षा की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे ये जो द्वीप है या भारत है उसके आंतरिक भागों में जाती हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा प्राप्त हो गई हमें, जैसे जैसे अंदर जाएंगे पवनें कैसी होती जाती हैं, शुष्क होती जाती हैं, और जब पवनें शुष्क होंगी तो वर्षा नहीं करेंगी। तो यही कारण है कि जो समुद्र से जो दूरी होती है वो भी वर्षा को प्रभावित करती है। अब समुद्र के पास वाला क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी, और जैसे ही ये पश्चिमी घाट है यहाँ वर्षा हो जाएगी। लेकिन अगर इधर की बात करें, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, इस भाग में वर्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पवनें यहीं टकराएंगी, यहीं वर्षा हो जाएंगी। आगे पवनें कैसी हो जाएंगी, पवनें शुष्क हो जाएंगी, और पवनें शुष्क हो जाएंगी तो शुष्क पवनें कभी भी वर्षा नहीं करती हैं। यही कारण है कि ये जो क्षेत्र है इसमें मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश में यह क्षेत्र शामिल है। वृष्टि छाया प्रदेश वह होता है जहाँ वर्षा नहीं होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ये इस पहाड़ से या पश्चिमी घाट से टकरा जाती हैं, यहीं वर्षा करती हैं। आगे जो पवनें हैं वो शुष्क हो जाती हैं, और शुष्क पवनें कभी भी वर्षा नहीं करती हैं। यही कारण है कि इस पश्चिमी घाट के इधर तो वर्षा हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पश्चिमी घाट को पार करती हैं पवनें कैसी हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, और पवनें शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं करती हैं। तो जो समुद्र से दूरी है वह भी क्या करती है, वर्षा को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। क्योंकि महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाते जाते पवनें कैसी हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, और जैसे ही पवनों में आर्द्रता की मात्रा कम होगी तो वर्षा की मात्रा भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। सेकंड बात करते हैं, थर्ड बात, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति जी, जो अक्षांशीय स्थिति है वो भी क्या करती है, वर्षा की मात्रा को निर्धारित करती है या वर्षा को निर्धारित करती है। देखिए कैसे करती है, आपने देखा होगा
0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। जलवाष्प बनने के लिए वर्षा की जो मात्रा होती है, सूर्य ताप की मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य ताप की मात्रा में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। और जैसे इस भूमध्य रेखा की बात करें, रोज़ दोपहर 2 बजे बाद वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। कारण क्या है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, पवनें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेंगी, पवनें ठंडी होगी, संघनन होगा, संघनन होने से वापस वही सारी प्रक्रिया होगी। जैसे ही वायु ठंडी होगी, संघनन होगा, जलकणों के रूप में आएगा, जितने भी धूलकण होते हैं उनके चारों तरफ जलकण चिपक जाएंगे और जलकणों की जो कह सकते हैं आकार इतना अधिक बढ़ जाएगा कि जलकणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि वह धरातल पर वायुमंडल में लटकने में असमर्थ हो जाएगी और जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिर जाएगी। तो यहाँ जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतना अधिक जल की बूंदें बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो यही कारण है कि इस वाले भूमध्य रेखा क्षेत्र में रोज़ दोपहर 2 बजे बाद यहाँ वर्षा होती है या इस क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है। अब जो अक्षांशीय स्थिति है क्या इस चीज़ को प्रभावित करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है कि जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा में भी क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। अगर अब हम ध्रुवों की बात करें, ध्रुव पर भी हमारी होती है वर्षा, लेकिन किस रूप में होती है, हिमकणों के रूप में होती है या बहुत कम। उसका कारण क्या है, क्योंकि सूर्य की जो मात्रा है धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक तो जल की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की रोशनी, क्योंकि वाष्पीकरण या जलकण कब बनेंगे, जब सूर्य की किरणें वहाँ पर पड़ेंगी। तो जो अक्षांशीय स्थिति है वो भी क्या करती है, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य भूमिका निभाती है। जब वाष्पीकरण ही नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो जलकण नहीं होंगे, वायुमंडल में आर्द्रता नहीं होगी तो क्या वर्षा होगी। तो जो अक्षांशीय स्थिति है वह भी क्या करती है, जो वर्षा है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य स्थान रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वत बाधा के रूप में। कि वर्षा होने के लिए जो वाष्प या भाप भरी हवाओं में बाधा, वाष्प भरी हवाओं में बाधा, इसमें क्या होता है, अगर कोई पवनें हैं जलवाष्प अपने साथ लेके जा रही हैं, कोई सामने अवरोध नहीं आता है तो किसी से टकराएंगे नहीं, अवरोध नहीं होगा तो। और जब पर्वत सामने होगा तो क्या होगा, वो उससे टकराएंगी तो वर्षा करेंगी। तो इन्होंने अवरोध को भी एक मुख्य कारक माना है जो किसको प्रभावित करता है, वर्षा को। आपने राजस्थान का सुना होगा कि जो हमारे अरावली है वो पवनों के समानांतर है, इसलिए राजस्थान का जो कह सकते हैं कि मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसी के समानांतर क्या निकल जाती हैं, जो जल से भरी पवनें हैं, वो मानसून पवनें हैं, वो इसी के समानांतर निकल जाती हैं, इस कारण वर्षा नहीं होती है। अगर बाधा के रूप में हो तो क्या राजस्थान में वर्षा नहीं हो, बिल्कुल होगी। तो जो पर्वत बाधा है यह भी क्या करती है, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य स्थान रखती है। अगर कोई बाधा है तो जलवाष्प से भरी पवनें आएंगी, उससे टकराएंगी, जिसके कारण क्या होगी, वर्षा होगी। अगर कोई भी बाधा बीच में नहीं होगी तो पवनें सीधी कहाँ जाएंगी, आगे क्षेत्र में निकल जाएंगी, जिसके कारण उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। तो जो पर्वत वगैरह बाधा है वो होना अति आवश्यक है। अब अरावली का राजस्थान में वर्षा कम होने का एक कारण क्या है, जो अरावली है वह मानसून पवनों के समानांतर पाई जाती है, और मानसून पवनों के समानांतर है तो पवनें उसके साथ से निकल जाती हैं, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। तो ये जो पर्वत है बाधा के रूप में, इसका होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जो जलवाष्प से भरी जब पवनें आएंगी तो उस पर्वत से टकराएंगी और वर्षा कर देंगी। और इसलिए जो पर्वत बाधा है यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसको प्रभावित करता है, वर्षा को प्रभावित करता है। जलाशयों का विस्तार, जलाशयों का विस्तार। वाष्पीकरण कब होगा, जब जल होगा, सही है। वाष्पीकरण
कब होगा? जब जल होगा। जब जलाशयों का विस्तार होगा तब वर्षा होगी। अगर जलाशयों का विस्तार नहीं होगा, जल ही नहीं होगा, तो क्या वर्षा होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वर्षा के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जल है, जलाशय है। इन जलाशयों से क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ने से वाष्पीकरण होता है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है, जिसके कारण क्या वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अगर जलाशय ही नहीं होंगे, पहाड़ी क्षेत्र होगा या पठारी क्षेत्र होगा, या हम कह सकते हैं बालुई मिट्टी का क्षेत्र होगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई जलाशय नहीं होगा तो क्या वर्षा होगी? वर्षा के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, वाष्पीकरण की आवश्यकता पड़ती है। और जो जलाशय होते हैं वर्षा में ये सहायक होते हैं, क्योंकि वर्षा कहाँ से होगी? जब जल उपलब्ध होगा तभी तो क्या होगी? वर्षा होगी। तो जो जलाशयों का विस्तार है वह भी वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य है। और लास्ट पॉइंट है इसमें वनस्पति। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें? जो वनस्पति प्रसार बोल सकते हैं, वनस्पति कह सकते हैं, वनस्पति का आवरण। देखिए इसमें क्या होता है, वर्षा और वनस्पति दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा माना जाता है जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है उनमें सघन वनस्पति पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में सघन वनस्पति पाई जाती है उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। कि वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर गारंटी से वनस्पति भी अधिक पाई जाएगी। जिन क्षेत्रों में वनस्पति अधिक है वहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अधिक पाई जाएगी। इसका कारण क्या है? कि जो वन होते हैं वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वन क्या कार्य करते हैं? वर्षा लाने में सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? वन के जो पत्ते होते हैं वो भूमिगत जल को वायुमंडल में भेजने का प्रयास करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को बढ़ा देते हैं। और यही कारण है कि जब वायुमंडल में आर्द्रता होगी तो वर्षा लाने में सहायक होंगे। तो वन क्या कार्य करते हैं? वन यह कार्य करते हैं कि भूमिगत जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसके कारण वायु की जो आर्द्रता है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण वर्षा होती है। इसलिए वनस्पति और जो वर्षा है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से संबंधित पाए जाते हैं। जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी ही अधिक वनस्पति भी पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे, ये हमने कुछ जो पॉइंट थे जो क्या करते हैं, हमारी वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्षा होती कितने प्रकार की है। किसकी बात करेंगे? वर्षा के प्रकार की। कितने प्रकार की होती है वर्षा? 3 प्रकार की होती है। एक जो वर्षा समैनीय वर्षा, दूसरी जो वर्षा चक्रवातीय वर्षा, तीसरी जो वर्षा पर्वतीय वर्षा। देखिए कैसी होती है। फर्स्ट पॉइंट डालें, समवहनीय। समवहनीय 3 प्रकार की वर्षा पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट डालते हैं हम, समवहनीय वर्षा। देखिए क्या होती है, धरातल पर 3 प्रकार की वर्षा पाई जाती है। हम इसको बोल सकते हैं टाइप ऑफ रेन्स, और जो समवहनीय है इसको बोल सकते हैं हम कॉन्वेंशनल रेनफॉल। जब वायु गर्म हो जाती है तो वायु का क्या होता है? संवहन होती है। संवहन के कारण वायु धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और ऊपर उठकर फैल जाती है, उसका तापमान गिर जाता है, संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस क्रिया विधि से बादल बन जाते हैं। और बादल बन जाएंगे तो क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। गरज और चमक के साथ क्या होती है? वर्षा होती है। विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होते हैं, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं, या समशीतोष्ण जो प्रदेश होते हैं, साल भर इसी प्रकार की वर्षा उन क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। जब वायु गर्म होगी, गर्म होकर वायु कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। वायु ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर वायु फैल जाएगी। वायु के फैलने से तापमान में क्या आ जाती है, या हम कह सकते हैं जिसके कारण उसके तापमान में गिरावट आती है।
संघनन क्रिया प्रारंभ होगी, संघनन प्रारंभ होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। तो जो समयनीय वर्षा है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यह पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिन क्षेत्रों में सूर्य तेज ताप के साथ जहां सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, उन क्षेत्रों में धरातल के संपर्क में आने वाली वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की तरफ उठती है, और वैसे भी गर्म वायु कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म वायु हल्की हो जाती है, हल्की होकर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाने पर फैल जाती है, संघनन क्रिया प्रारंभ होती है, वर्षा मेघ बनते हैं और वर्षा प्रारंभ होती है। गरज के साथ, चमक के साथ वर्षा प्रारंभ होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में या समशीतोष्ण प्रदेशीय क्षेत्रों में प्रतिदिन इसी प्रकार की वर्षा होती है। ये हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, प्रतिदिन इसी प्रकार की वर्षा होती है। चित्र के माध्यम से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये संवहन तरंगे हैं, बादल बनेंगे और बादल बनेंगे और क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। ये तो संवहन तरंगे ऊपर उठाई हैं, ये फिर इधर आ जाती हैं, ये इधर आके इधर तो निम्न दाब का केंद्र बनता है और इधर बनता है हमारा उच्च दाब का केंद्र। ये पौने वापस से यहाँ आएंगे और इस प्रकार से सर्किट चलता रहता है। मेघ बनेंगे, बादल बनेंगे, तो बादल बनने से क्या होगी? वर्षा होगी। तो जो सामान्य वर्षा है यह एक वर्षा का प्रकार है जिसमें क्या होता है, जैसे ही धरातल गर्म होता है, धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठ के फैल जाती है, तापमान कम हो जाता है। जैसे ही वायु का तापमान कम होता है, संघनन प्रारंभ हो जाता है, और संघनन प्रारंभ होने से क्या हो जाता है? बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होने से वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट थी हमारी संवहनीय वर्षा, दूसरी है हमारी चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, देखिए इसमें क्या होता है। चक्रवात बताती हूँ पहले तो क्या होते हैं, उसके बाद हम चक्रवातीय वर्षा की बात करेंगे। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। केंद्र में वायुदाब कम पाया जाता है और बाहर की ओर वायुदाब अधिक पाया जाता है, लो और हाई। तो पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं? कहाँ से कहाँ चलेंगी? बाहर से, परिधि से केंद्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं। दो वायु राशियाँ होती हैं, एक होती है गर्म और दूसरी होती है ठंडी, जिसके कारण इनके तापमान में अंतर पाया जाता है। तापमान में अंतर होने से इनके दाब में अंतर पाया जाता है, और दाब में अंतर होने से ये पवनें चलना प्रारंभ होती हैं। देखिए चक्रवात क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं जिसके कारण क्या होती हैं चक्रवात के माध्यम, या चक्रवात किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये जो चक्रवातीय जो वर्षा होती है इसमें क्या होता है, गर्म और ठंडी दो जो हवाएं हैं उनसे क्या होता है, जो ठंडी हवा है इधर से ठंडी हवा और गर्म हवा का धरातल से संपर्क हटा देती है और गर्म हवा को ऊपर उठा देती है। ये है हमारी ठंडी हवा, ये है हमारा धरातल। अब गर्म और ठंडी हवा आपस में टकराती हैं तो क्या करती है, ठंडी हवा आपको पता है भारी होने के कारण धरातल के समीप रहेगी, और जो गर्म हवा है उसका धरातल से जो संपर्क है वह समाप्त कर देगी। कौन सी हवा? ठंडी हवा। तो जैसे ही वायु क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, संघनन होगा और क्या होगी, वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो चक्रवातों के माध्यम से होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवातीय वर्षा। उसको हम किस नाम से जानते हैं? चक्रवातीय वर्षा के नाम से हम उसको जानते हैं। यह वर्षा बड़ी धीरे धीरे होती है, एकदम से अचानक से तेज गरज के साथ नहीं होती है। जो तेज गरज के साथ होगी वो है संवहनीय वर्षा, और जो धीरे धीरे कई दिनों तक चलती रहती है वो है चक्रवातीय वर्षा। आपने कई बार देखा होगा कि 5 दिन से 3 दिन से 4 दिन से हमारे कंटिन्यू धीरे धीरे रिमझिम वर्षा होती रहती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में इस प्रकार की वर्षा पाई जाती है।
मध्य अक्षांशों में इस प्रकार की वर्षा चक्रवातों के द्वारा होती है। और लास्ट जो हमारा वर्षा का प्रकार है, बताइए कौन सा है? पर्वतीय। पर्वतीय वर्षा, पर्वतों से टकराकर जो होने वाली वर्षा है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्वतीय वर्षा, माउंटेनियस रेनफॉल। इसमें क्या होता है कि उष्ण और आर्द्र पवनों के मार्ग में जब कोई पर्वत पठार या ऊंची पहाड़ी आ जाती है तो पवनों को क्या होता है, बाध्य होकर उनके ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब ये पवनें जा रही हैं जी, उष्ण है, आर्द्र पवनें हैं, उष्ण और आर्द्र पवनों के मार्ग में ये कोई पर्वत आ गया। अब इन पवनों के ये पवनें क्या करेंगी? धीरे धीरे इस पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ करेंगी। सही है। जैसे ही इस पर्वत पे चढ़ेंगी, ऊंचाई के कारण इनके तापमान में क्या आएगी? गिरावट आएगी, संघनन होगा और जिसके कारण क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। या हम कह सकते हैं इसके साथ टकराएंगी तो क्या होगी? वर्षा होगी। जब उष्ण और आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत पठार या ऊंची पहाड़ी आ जाती है तो जो पवनें हैं वो बाध्य होकर उस पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। ऊपर उठने पर क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं, तो वर्षा कर देती हैं। तो ऐसे में जो वर्षा होती है, पर्वत के इस ढाल पर वर्षा होगी। सही है। पवन मुखी, पर्वत के इस ढाल पर वर्षा होगी। ये वाला पवन विमुखी जो ढाल है, पवन विमुखी, यह जो ढाल है इस पर वर्षा नहीं होगी। इस वाले भाग पर वर्षा होगी, पवनें सीधी टकराएंगी। इस वाले पूरे क्षेत्र में वर्षा होगी। क्यों? पवन मुखी ढाल है, पवनों के सामने है। ठीक है। इस क्षेत्र में वर्षा होगी लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे ही इससे टकराएंगी क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। पवनें कैसी हो जाएंगी? पवनें हो जाएंगी शुष्क, गर्म होंगी और आगे निकल जाएंगी। सही है। तो जब पवनें शुष्क होंगी तो क्या इस क्षेत्र पे वर्षा करेंगी? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि पवनों में जो आर्द्रता है वह तो है ही नहीं, और जब पवनों में आर्द्रता नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। जब पवनों में आर्द्रता नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। इसलिए जो पवन विमुखी ढाल होते हैं उन पर वर्षा नहीं पाई जाती है। दूसरा, इनको वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वृष्टि छाया क्षेत्र। वर्षा और वृष्टि एक ही होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र इनको इसलिए कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ये क्या थे? पर्वतीय जो वर्षा होती है, पर्वत के एक भाग पर जिधर से पवनें आती हैं, पवन मुखी ढाल पर वर्षा होती है। और जो पवन विमुखी ढाल होते हैं उन पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि पवनें शुष्क हो जाती हैं और जो शुष्क पवनें होती हैं वह वर्षा नहीं करती हैं। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, पवन विमुखी जो ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, या हम उनको वृष्टि छाया क्षेत्र भी हम उनको कह सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। दूसरी एक चीज़ और बताते हैं इसमें आपको, जो भारत में भी इसी प्रकार का वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। विदर्भ वाला जो क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्र में भी वर्षा नहीं होती है, क्योंकि पश्चिमी जो घाट है मानसूनी पवनें वहीं टकराती हैं, वहीं वर्षा होती है। और आगे वाले जो क्षेत्र है वह किस प्रकार का रहता है? शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आज के जो क्वेश्चन हैं उनको नोट करें कि एक तो मुझे आप कमेंट करके क्या बताएंगे, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे। और संवहनीय वर्षा के बारे में बताएंगे कि संवहनीय वर्षा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। संवहनीय वर्षा के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बताएंगे कि कौन से क्षेत्रों में यह इस प्रकार की वर्षा होती है। और दूसरा आप मुझे बताएंगे कि जो चक्रवात है उसके बारे में कोई दो विशेषता बताएंगे कि चक्रवात कितने प्रकार का होता है, उच्च दाब कहाँ पाया जाता है या निम्न दाब उसमें कहाँ पाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।